गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं? आप इस कोरोना महामारी में अपने अपने घरों में बैठकर आराम से आप मेरे लेक्चर पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। आप इसके साथ साथ ही आराम से बैठकर नोट्स बनाते जाइए और जो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज मैं आपको आहार एवं पोषण जो हमारा पेपर चल रहा है उसमें मैं आज आपको विटामिन डी के बारे में बताऊंगी। विटामिन जो डी है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन जो डी है ये वसा में घुलनशील दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है और इसे अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन जो डी है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं विटामिन डी 2 प्रकार का होता है, जैसे विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन जो D2 है यह पेड़ पौधों में पाया जाता है और इसे अर्गेस्ट्रिरोल या प्रोविटामिन डी भी कहते हैं। अर्गेस्टिरोल पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों की क्रिया से कैल्सीफिरोल बनता है और यह फफूंदी और खमीर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन D3 है इसे जो है वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह जो मनुष्य की त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विटामिन डी है ये अस्थि विकृति नाशक विटामिन है। इसे 2 भागों में बांटा है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 है वो अर्गेस्टिरोल या प्रोविटामिन डी कहते हैं और विटामिन D3 जिसे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब हम इसी संबंध में अगर हम बात करते हैं तो ये विटामिन डी की कमी के प्रभाव का आज हम उल्लेख करने जा रहे हैं। शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रक्त में एल्केलाइन फास्फेटेज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ब्लड में एल्केलाइन फास्फेटेज की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस का जो अवशोषण है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, अतः हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दुर्बल अस्थियां शरीर भार को सहन नहीं कर पाती और जरा सी चोट लगने या गिर जाने के कारण टूट जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसकी कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पहले है रिकेट्स, दूसरा टिटैनी, तीसरा दांतों का सड़ना डेंटल डिके और चौथा ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदुलता। ये चारों के चारों जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। आज हम इस संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिकेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः छोटे शिशुओं और बालकों, कौन से 6 से 18 माह तक के बालकों में अधिक होता है। इस रोग में शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की काफ़ी कमी रहती है। घर के अस्वास्थ्यकर वातावरण में पलने वाले बालकों में यह रोग अधिक दिखने को मिलता है, जहाँ पर भी साफ़ सफाई नहीं रहती और जहाँ पर सारी तरफ से जो दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहती है क्योंकि ताज़ी हवा और शुद्ध हवा भी उन्हें नहीं मिल पाती। तंग और सीलन भरी मकान में पर्याप्त सूर्य की किरणें, धूप वगैरह नहीं पहुँचती और उन्हें फलतः यह बीमारी जिसे कि हम रिकेट्स कहते हैं
वो हो जाती है। अब रिकेट्स अगर बीमारी हो जाती है तो उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो छोटे शिशुओं में खोपड़ी का अग्रभाग यानी कि फ्रंटल बोन देरी से भरता है। बच्चा जब होता है, अगर उसकी आप खोपड़ी देखेंगे और आप उसको अगर ऐसे दबाएंगे तो वो बहुत ही पोली होती है, बहुत ही ऐसे धंस जाती है, और अगर उसमें विटामिन डी की कमी होती है तो वो जो भाग है वो देरी से भरता है। दूसरा, खोपड़ी की हड्डियाँ कोमल हो जाती हैं, अस्थियाँ विकृत होकर बड़ी, चपटी और चौकोर हो जाती हैं। फिर तीसरा, लाट की अस्थि बिगड़कर सामने की ओर अधिक उभर आती है, बल्ज बन जाता है उसमें। चौथा, अस्थियाँ कोमल हो जाती हैं और लंबी अस्थियों के सिरे बढ़ जाते हैं। फिर रीढ़ की हड्डी की अस्थियाँ कोमल होकर लचक जाती हैं और कुबड़ भी निकल जाता है। पैर कमान के आकार के, बो लेग बोलते हैं इसको, बो लेग, कमान के आकार के हो जाते हैं। फिर पसली की अस्थियाँ भी बढ़ जाती हैं और ब्रीडिंग रिब्स यानी कि मोती जैसा रूप ग्रहण करती हैं, और इसे रिकेटिक रोजरी भी कहती हैं। यानी कि जो सिम्टम है रिब्स का बढ़ना और ब्रीडिंग रिब्स, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकेटिक रोजरी कहते हैं। छाती की जो अस्थियाँ होती हैं वो उभर जाती हैं और एक और कुछ गड्ढा सा हो जाता है, जिससे वक्ष में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इससे बालक की छाती कबूतर की छाती की तरह यानी कि पिजन चेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सिम्टम्स जो याद करने हैं, जैसे कि कौन कौन से सिम्टम्स याद करने हैं, जैसे कि कुबड़ निकल आना, बो लेग्स, रिकेटिक रोजरी, पिजन चेस्ट, ठीक है, और नी और जॉइंट्स यानी कि घुटने और जोड़ों और कलाई की जो अस्थियां हैं वो भी चौड़ी हो जाती हैं। ये जो सारे के सारे जो नाम है वो सिम्टम्स के ही नाम हैं। फिर है पेल्विक जो श्रोणिक गुहा का समुचित विकास भी नहीं हो पाता और वे छोटी हो जाती हैं। पाचन जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। अमाशय और आंतों की मांसपेशियां कमज़ोर, निर्बल हो जाती हैं, इसलिए पेट उभरा हुआ दिखाई देता है। फिर है बालक थका थका सा और बेचैन सा महसूस करता है, क्रोधी और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। फिर है गहरी नींद नहीं आती, सोते समय ऐंठन होता है, जिसके कारण शिशु नींद से अचानक जाग कर रोने लगता है और उसके हाथ पैरों की पेशियों में तीव्र दर्द और पीड़ा का अनुभव होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। दांतों का भी समुचित विकास नहीं हो पाता, क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का भी अवशोषण नहीं होता। जोड़ों में सूजन भी आ जाती है। उपरोक्त जितने भी ये जो कारण होते हैं, उससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और वह बच्चा जो है वो बौना रह जाता है, यानी कि उसकी जो हाइट है 3 से 4 फीट तक ही वो लंबा हो पाता है। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स थे, ये सारे रिकेट्स के लक्षण थे, जो कि रिकेट्स अगर हो जाता है तो ये सारे सिम्टम्स शरीर में दिखाई देने लगते हैं। फिर अब जब अगर शरीर में रिकेट्स हो गया है तो अब हम उसके बचाव और उपचार कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले बालकों को पर्याप्त मात्रा में दूध और दूध से बने पदार्थ दिए जाने चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थ में क्या आएंगे, जैसे पनीर हो गया, छेना की मिठाई, छाछ, दही, मक्खन, दूध आदि, ये उसको देने चाहिए। फिर है कॉड लिवर ऑयल दिया जाना चाहिए। फिर है बालकों को सरसों के तेल या जैतून के तेल की मालिश करके थोड़ी देर धूप में लेटाना चाहिए। बालक को सुबह की हल्की धूप से लेटाने से अस्थियां मजबूत बनती हैं। उन्हें विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिल सकता है, ठीक है। फिर है उसके बाद आहार में विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए, और अगर आहार से नहीं मिलता तो बालकों को जो है वो 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अपना इंटरमस्कुलर से दिया जाना चाहिए, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं तो उसको तुरंत ही आराम मिलता है। विटामिन डी की कमी के कारण पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण भी सही ढंग से नहीं हो पाता।
सामान्य रिकेट्स की दशा में 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मुंह से प्रतिदिन 10 दिनों तक दी जानी चाहिए। इसके बाद 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 1 महीने तक नियमित रूप से दी जानी चाहिए। यानी कि डोज़ है विटामिन डी की, वो हमें जैसे अगर हमारे यहाँ प्रॉपर धूप नहीं आ रही है तो हमें मेडिसिन के थ्रू ये जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर में जाना चाहिए। रोग में सुधार होने पर 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी भोजन के माध्यम से नियमित रूप से ग्रहण करना चाहिए। फिर अगर ये जब सारी चीज़ें अगर हम ये ट्रीटमेंट अपनाते हैं, ये हमारे पास बचाव और इसके उपचार के तरीके हैं, चाहे हम भोजन के माध्यम से लें या हम अपना मेडिसिन के माध्यम से लें। अगर हम ये प्रॉपर सारी चीज़ें लेते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी तरह की विटामिन डी की कमी नहीं हो पाती। तो आज हमने जो हमारे ये रोग थे विटामिन डी की कमी के कारण के जो सारे रोग थे, जो कि हमने शुरू में भी मैंने आपको बताया है कि 4 तरह के रोग थे, रिकेट्स थे, टिटैनी थे, डेंटल टीके और ऑस्टियोमलेशिया। इसमें से आज हमने सिर्फ रिकेट्स क्या होता है और रिकेट्स के क्या लक्षण होते हैं और उसके बचाव और उपचार के कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।